नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। 13 अक्टूबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फेडरलिज्म नाउ अ पार्टीशन इंटरनल डायलॉग। बात ये है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने अपने समय में जो भी बड़ी बड़ी रूलिंग पार्टी रही है इंडिया की, उन्होंने कैसे फेडरलिज्म को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी कुछ बातें करी जा रही हैं, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से फेडरलिज्म को नुकसान कर रही है, इसकी भी कुछ बातें बताई जा रही हैं। बहुत से रिसेंट एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। एक दो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बताऊंगा आपको। आगे चलते हैं। जीन एडिटिंग, द गुड फर्स्ट एंड देन द वरीज। देखिए, जीन एडिटिंग से रिलेटेड जो नोबेल प्राइज है केमिस्ट्री का, वो दिया गया है। दो साइंटिस्ट को दिया गया है, एक है इमैनुअल शार्पेंटियर और दूसरी है जेनिफर एडॉर्ना, दोनों लेडीज है। अभी बोला यह जा रहा है कि दो तीन और इस फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे जिनको ये नोबेल प्राइज मिल सकता था, बट उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो क्या इसमें किसी तरीके की पॉलिटिक्स हुई है, या फिर यहाँ पे वुमेन को इंपॉर्टेंस दी गई है इस नोबेल प्राइज से रिलेटेड? किस किस ने किन किन चीजों में अपना रोल प्ले किया है, डिस्कवरी की है, इन्वेंशंस किए हैं, रिसर्च किए, इन सब चीज़ों के बारे में दो तीन बातें हैं, इसको देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे फीट ऑफ क्ले की। कैसे इस बार का जो 2020 का फ्रेंच ओपन था वो पहले के सालों से अलग था। एक या दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट भाई, आपका ये जो आर्टिकल है इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, रीजन बीइंग कि यहाँ पे बात करी जा रही है कि कैसे अभी का जो यूनियन कैबिनेट है उसमें केवल एक पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेंट है, वो है बीजेपी। कोई और दूसरी इनके अलाई के मिनिस्टर है ही नहीं। अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल की जो एमपी थी हरसिमरत कौर जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और रिसेंटली एक बड़े लीडर थे लोक जनशक्ति पार्टी के, रामविलास पासवान, इनकी मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो उसके चलते अभी के लिए जो यूनियन कैबिनेट बचा है, उस यूनियन कैबिनेट में कोई भी नॉन बीजेपी मिनिस्टर नहीं नजर आ रहा है। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। ये हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं कि कैबिनेट में कौन सा मिनिस्टर है कौन सा मिनिस्टर नहीं है, ये कभी नहीं पूछा जाता यूपीएससी में। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ प्रोटेस्ट। इस आर्टिकल को लिखा है अपूर्वानंद जी ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं। ये बोल रहे हैं कि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुए और उन प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है वो रूलिंग गलत है। और वो कैसे गलत है, उसके लिए इन्होंने महात्मा गांधी जी के आइडियाज को यहाँ पे कोट करके रखा हुआ है। कैसे जो भी सरकार अभी कर रही है सिटीजनशिप बिल को लेके, वो गलत है। कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को पूरी तरीके से डेसिफर किया है, वो गलत है। तो जो गलतियां यहाँ पे अपूर्वानंद जी बता रहे हैं उनको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है द टिरानी ऑफ टीआरपीज। इसके ऊपर मैं अलग से आज एक वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। इस आर्टिकल के भी जो इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं वो मैं वहां पे जोड़ दूंगा, और अलग से क्या पूरा मैटर है, कैसे बार किसमें इन्वॉल्व है, क्या स्कैम हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन ठीक है, मैं होलिस्टिक तरीके से चीज़ें कवर करता हूँ तो मैं भी आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं, टुवर्ड्स क्लीनर एयर इन दिल्ली। देखिए, दिवाली आने वाली है और दिवाली के समय पे जो दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और दिल्ली के पॉल्यूशन लेवल में कोविड-19 के चलते कुछ कमी आई थी, लेकिन पोस्ट लॉकडाउन फेज में दिल्ली का पॉल्यूशन फिर से बढ़ता हुआ नजर आया है। उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सी चीज़ें करी जा रही हैं। थर्मल पावर प्लांट को बंद किया जा रहा है, उनसे स्मोक निकलने को कम किया जा रहा है, ब्रिक किल्न्स को बंद किया जा रहा है, जो ईंटे की भट्टियां होती हैं इन्हें बंद किया जा रहा है, स्टबल बर्निंग को रेगुलेट किया जा रहा है। बट इन सब के बावजूद भी दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और दिवाली के समय तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं, इसको भी देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपने जेन्युइन डाउट्स भी पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला आर्टिकल देखते हैं, फेडरलिज्म नाउ अ पार्टीशन इंटरनल डायलॉग। अगर अब तक वीडियो पे लाइक नहीं किया तो वो जरूर दबा देना दोस्तों, लाइक बटन। देखिए, 3 साल पहले हमारे देश में जीएसटी लाया गया। अभी जब जीएसटी लाया गया उसके लिए एक मिडनाइट सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, और जब मिडनाइट सेशन हुआ पार्लियामेंट को, उस जीएसटी के पास कराने को इतनी बड़ी बात बोली गई जैसा कि ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी हो। आज़ाद भारत की पहली स्पीच को बोला गया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी 1947 में। कुछ कुछ इस तरीके से दिखाया गया आपके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को पास करने वाली चीज को। लेकिन जो ट्रायम्फलिज्म था, जो जीत का माहौल था जीएसटी को पास कराने के बाद, वो दो अलग अलग दुनिया में अलग अलग तरीके से था। ऐसा बोल रहे हैं ऑथर कि यहाँ पे जो हमारी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, और इसके द्वारा जो स्पॉन्सर्ड मीडिया है,
इसने एक अलग ही माहौल बना दिया था। ठीक है, ये अलग तरीके से दिखा रहे थे कि भाई इतनी बड़ी चीज आ गई है और जीएसटी आ गया है और प्रैग्मेटिक टैक्स रेट आ गया है, तो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं पे एट द सेम टाइम दूसरी तरफ बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी, जहां पे रेवेन्यू एस्टिमेट्स जो कि जीएसटी में बताए गए थे वो फ्लॉड थे। ये जो जीएसटी था ये ज़्यादा आइडियोलॉजिकल था, एक प्रैग्मेटिक टैक्स रेट नहीं था। जीएसटी रिटर्न्स में फ्रॉड भी बहुत सारे हुए हैं, जो अक्सर कर हम लोग सुनते रहते हैं। और रिसेंटली कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि कैसे जो जीएसटी सेस कलेक्शन था, उस सेस कलेक्शन को उस कंपनसेशन फंड में ना डाल के अपने इस्तेमाल के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल के सेंट्रल गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया। यानी कि जीएसटी कंपनसेशन सेस से जो पूरा पैसा आया था उसको फंड में रहना चाहिए था, बट वो फंड में नहीं रहा, वो सरकार ने अपने दूसरी जरूरतों के लिए खर्च कर दिया। तो यहां पे ओवरऑल जो जीएसटी से रिलेटेड न्यूज निकल के आ रही है वो मिसट्रस्ट का माहौल बना रही है। कोविड-19 के समय पे जब इकोनॉमी इतनी नीचे जा रही है, स्टेट्स के पास पैसा नहीं है, और उस समय पे कैग जैसी एजेंसीज अगर ये बोलेंगे कि जो पैसा भाई कंपनसेशन सेस में आया था स्टेट्स को देने के लिए, उसको सरकार ने किसी और चीज में खर्च कर दिया, तो ये काम गड़बड़ है। और उसके बाद सरकार क्या बोल रही है कि आप बोरो कर लो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोल रही है कि आप बोरो कर लो। स्टेट गवर्नमेंट्स क्या बोल रही कि नहीं भाई हम कैसे बोरो करें, आपके पास बोरोइंग की ताकत ज्यादा है, टैक्सेशन की ताकत ज्यादा है। वो स्टेट गवर्नमेंट जो बीजेपी रूल्ड है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मान रही है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट जो अपोजिशन रूल है वो ये बोल रही है कि हमें जो पैसा प्रॉमिस किया गया था वो देना चाहिए, सरकार अपने वादे पर से मुकर रही है। अब यहाँ पे कुछ हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें भी सही बता रहा है ऑथर। सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में ऑथर क्या बोल रहा है कि देखिए फिस्कल डेफिसिट नाम की जो चीज है, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, ये एक लिमिट से ज्यादा इंडिया नहीं रख सकता। यानी इंडिया के पास जितना पैसा आ रहा है टोटल, और जितना पैसा टोटल खत्म कर रहा है, अगर पैसा जो खत्म कर रहा है वो ज्यादा है और जितना पैसा आ रहा है वो कम है, तो एक्स्ट्रा खत्म करने के लिए बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो वो जो गैप होता है ना, पैसा कितना आया और कितना खत्म हुआ, उसको बोलोगे आप फिस्कल डेफिसिट। अगर एक लिमिट से ज्यादा देश में फिस्कल डेफिसिट हो जाती है तो वो इंडियन इकोनॉमी की ओवरऑल जो इमेज है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। नुकसान क्या होगा इससे? तो आपने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में सुना होगा। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे देश के करेंसी मार्केट और शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। अभी ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, ये कोई दूध के धुले नहीं होते हैं। अगर इनको इंडियन इकोनॉमी में फायदा दिख रहा होगा तो ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर हमारी फिस्कल डेफिसिट एक लिमिट से ज्यादा गंदी हो जाती है तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में नहीं आएंगे। तो आथर यहाँ पे ये बोल रहा है कि केवल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, और ये ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत कम समय के लिए इंडिया में आते हैं, तुरंत मार्केट छोड़ देते हैं, इनके लिए अगर आप स्टेट की फिजिकल हालत को एक लिमिट से ज्यादा बिगड़ने दोगे तो ये सही बात नहीं है। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि ठीक है भाई आप ज्यादा पैसा मार्केट से उधार उठा सकते हो, तो हायर बोरोइंग लिमिट दे दी, लेकिन वो हायर बोरोइंग लिमिट केवल 0.5% ऑफ द जीडीपी तक दी है। यानी एफआरबीएम एक्ट के अंदर के जो आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्शंस है, 0.5% ऑफ द जीडीपी से ज्यादा की अगर बोरोइंग होगी तो वो रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। क्या क्या कंडीशनैलिटीज लगाई गई हैं? तो भैया बोला गया कि स्टेट्स अगर एक सिंगुलर स्टैंडर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज करते हैं अक्रॉस अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री एंड इंप्रूविंग इंडियाज रैंकिंग एज अ प्लेस फॉर डूइंग बिजनेस, यानी कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में रिफॉर्म्स लेके आते हैं स्टेट, डूइंग बिजनेस रैंकिंग को सुधारते हैं, इस तरीके की चीजें अगर स्टेट्स करेंगे तो भाई उनको बोरोइंग लिमिट बढ़ाई जाएगी। वन नेशन वन राशन काम, ये जो कार्ड की जो स्कीम है, इस पे प्रोग्रेस दिखाते हैं। तो देखिए बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब स्टेट गवर्नमेंट से बोला कि ठीक है भैया आप पैसा उधार ले लो, शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना कि 2,35,000 करोड़, 2,35,000 करोड़ का शॉर्टफॉल था, जिसमें से 97,000 करोड़ सरकार ने बोला कि भैया आप सीधे सीधे लोन उठा लो बहुत ही कम कंडीशंस पे, बाकी 2,35,000 करोड़ आप चाहो तो मार्केट से उठा लो। दोनों में गारंटी देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन 97,000 करोड़ वाले में कुछ एफआरबीएम एक्ट के अंदर 0.5% ऑफ द जीडीपी का रिलैक्सेशन मिला है। आप मेरी पहले की वीडियोस देखी जाके, मैं इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। 0.5% से ज्यादा का रिलैक्सेशन तब मिलेगा जब आप कुछ इंप्रूवमेंट्स करेंगे, जैसे कि वन नेशन वन कार्ड स्कीम को लागू करेंगे अपने स्टेट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएंगे और पॉलिसीज को इंप्रूव करेंगे। तो कुल मिला के बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि मोदी गवर्नमेंट
स्टेट्स के ऊपर कंडीशनैलिटी रख रही है उस पैसे को उसे देने के लिए, उस पैसे को जो कि जीएसटी कंपनसेशन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को देना था, वो पैसा सीधा सीधा नहीं दिया। अब उस पैसे को आप उधार उठाओ और उसको भी पूरी तरीके से उधार उठाने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए आपको कुछ पॉलिसीज को पूरा करना पड़ेगा। तो यहां पे फेडरलिज्म के सिद्धांत के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही चीजें, ऐसा ऑथर यहां पे बोल रहा है। और खासकर डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पे आप बेस कर रहे हो स्टेट्स की परफॉर्मेंस, जबकि खुद वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि ऐसे डाटा मैनिपुलेशंस किए गए कंट्री के द्वारा जिससे डिस्टॉर्टेड एस्टिमेट्स निकल के आए हैं डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। ओके, उसके बाद आप देखोगे फिर फेडरलिज्म सिद्धांत खतरे में एक और तरीके से बता रहे हैं यहाँ पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि रिसेंटली जो एग्रीकल्चरल बिल्स पास किए हैं, जो एग्री फार्म बिल्स पास हुए हैं, ये बिल्स भी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चरल मार्केट है उसमें कुछ हद तक स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट था, अब तक प्राइवेट मंडियों के आने से वो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट भी चला जाएगा। तो बात यह है कि यहाँ पे फेडरलिज्म नाम का जो शब्द है इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर आप बात करो हमारे सुप्रीम कोर्ट की, हमारे सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू क्या बोला गया? फेडरल कोर्ट बोला गया, बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट बोल दिया गया। तो एक सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा था जिसका नाम फेडरल कोर्ट पड़ा और बाद में इसको भी सुप्रीम कोर्ट बोल दिया जाए। अभी के लिए फेडरल नाम का जो शब्द है वो हमारे संविधान में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो और अगर आप हमारे देश के आजादी का समय देखोगे तो उसके बाद कांग्रेस पावर में आई और पूरे देश में कांग्रेस पावर में थी, ना केवल सेंटर में, स्टेट्स में भी कांग्रेस पावर में थी। तो फिर फेडरलिज्म का सिद्धांत कैसे काम करेगा, कैसे नहीं काम करेगा, वो सिर्फ एक पार्टी का प्रेरोगेटिव हो जाता है, वो हो जाता है कांग्रेस का। यानी 1952 में जब पहली बार सरकार बनी तो कांग्रेस पे डिपेंड करता था कि वो कितना फेडरलिज्म के चलते ताकत का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते थे। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि कांग्रेस एक लिमिट से ज्यादा जब काम गड़बड़ करना शुरू करेगा तो बहुत सारे स्टेट्स में नॉन कांग्रेस सरकार बनेगी, जैसे 1967 में बनेगी। 1989 की पॉलिटिक्स के बाद तो कांग्रेस बहुत जगहों पे हारना शुरू होगी। 1970s में, 1980s में लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स शुरू होगी वेस्ट बंगाल में और केरला में। जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं, जो आप कह सकते हो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, इस तरीके की जो आइडियोलॉजी की पार्टीज हैं वो वेस्ट बंगाल और केरला में अपनी पकड़ अब बना चुकी हैं। अभी बात दोस्तों ये है कि 2014 के बाद से जो माहौल बन रहा है, जो बीजेपी पावर में आई है, वो कुछ कुछ वैसा ही माहौल है जैसा कांग्रेस ने बना रखा था 1950s में। ऐसा ऑथर बोल रहे हैं, भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, आप चाहो तो आर्टिकल पढ़ लो। तो ऑथर ये बोल रहा है 1950s में कांग्रेस ने जो माहौल बनाया वो 2014 से बीजेपी बना रही है। कहीं ना कहीं फेडरलिज्म का सिद्धांत अब बीजेपी के इंटरनल डायलॉग पे डिपेंड करता है, ना कि संविधान में दिए गए फेडरल प्रोविजंस में। भले ही फेडरलिज्म कहीं हमारे संविधान में लिखा हो ना हो, बट कहीं ना कहीं हमारे संविधान की जो फेडरल भावना है, स्टेट्स के साथ जो ताकत शेयर करने वाली भावना है, इसको डाइल्यूट कर रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा यहाँ पे ऑथर का बोलना है। कितना सही कितना गलत ये आप अपने हिसाब से एसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। जीन एडिटिंग, द गुड फर्स्ट एंड देन द वरीज विद द केमिस्ट्री नोबल थ्रस्टिंग क्रिस पीआर Cas9 into the limelight, India needs guidelines for gene editing research। देखिए, नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री में 2020 में 7 अक्टूबर को दिया गया। 2 वुमेन साइंटिस्ट को मिला है नोबेल प्राइज। एक है इमैनुअल शार्पेंटियर जो कि एक फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। ये बर्लिन जर्मनी में काम करती है, मैक्स प्लैंक यूनिट फॉर द साइंस ऑफ पैथोजेंस। सिमिलरली जेनिफर ए डॉर्डना, ये बायोकेमिस्ट है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया है? फॉर द डेवलपमेंट फॉर द मेथड ऑफ जेनोम एडिटिंग। अभी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे जो इनाम दिया गया है वो दिया गया है क्रिस पीआर में। इसको बोला जाता है द क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, Cas9। क्रिस पीआर एसोसिएटेड प्रोटीन 9 सिस्टम में एडिटिंग, जीन की एडिटिंग करना, यानी जो डीएनए सीक्वेंसेस बनते हैं ना लाइन में, इनमें से कोई एक सीक्वेंस हटा के कोई दूसरा लगा देना, इस हटाए हुए सीक्वेंस को कहीं और इंस्टॉल कर देना, इसको आप बोलते हो जीन एडिटिंग। यानी जो जीन पूल है, जो डीएनए का पूल है लोगों का, उसकी एडिटिंग को करना, बेसिकली ये है आपकी जीन एडिटिंग। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी खोज है। ये एक ऐसी खोज है कि जिसकी डिस्कवरी के 8 साल के अंदर अंदर इसको सिग्निफिकेंट लेवल पे ऑलरेडी अडॉप्ट किया जा सका है एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, बायोलॉजी में। होता दोस्तों ये है कि जब भी किसी बड़े इन्वेंशन की खोज की जाती है, उस बड़े इन्वेंशन के एप्लीकेशन में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक फाइंडिंग्स में समय लग जाता है, लेकिन ये एक ऐसी एप्लीकेशन है, मतलब ये जीन एडिटिंग एक ऐसी साइंटिफिक फाइंडिंग थी जिसकी एप्लीकेशन
8 साल के अंदर अंदर एक बहुत मेजर स्केल पे होने लगी है। तो बायोलॉजी के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में और एग्रीकल्चर के फील्ड में हर जगह आपको दिखेगी। अगर इस तरीके का कोई ऐसी फाइंडिंग जो कि आप हिस्ट्री में ढूंढो जिसका इतना ही क्विक और रेवोल्यूशनरी इंपैक्ट हुआ हो, तो वो था पीसीआर, जिसको डिस्कवर किया था कैरी म्यूलिस जी ने 1983 में। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से आज की डेट में कोविड-19 के टेस्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक मेडिकल इन्वेंशन था जो 10-20 साल पहले हुआ था। अब एक्चुअली में जो क्रिस्प-पीआर है ये निकला कहां से, इसको देखना जरूरी है। तो देखिए, जो क्रिस्प-पीआर की डिस्कवरी है इसको आप 1987 में ट्रैक कर सकते हो। इस समय पे एक ग्रुप ऑफ जापानीज रिसर्चर्स ने क्या ऑब्जर्व किया? एक अनयूजुअल होमोलोगस डीएनए सीक्वेंस bearing direct repeats with spacing in a eubacterial gene. Several important discoveries followed. तो फर्स्ट बार, पहली बार क्रिस्प-पीआर पे जो खोज हुई वो 1987 में हुई, जब इन साइंटिस्ट ने देखा कि भैया ये जो जीन्स हैं ये अपने आप को एक पैटर्न में रिपीट कर रहे हैं और इनके बीच में कुछ स्पेसिंग है, और इस स्पेसिंग में अगर हम कुछ चीज़ों को घुसेड़ दें तो हम ओवरऑल पैटर्न को बदल सकते हैं। आगे आने वाले समय में बहुत से साइंटिस्ट इन्वॉल्व होंगे, जैसे फ्रांसिस्को मोजिको, रोडोल्फे बरेंगू, लुशियानो मेराफिनी, एरिक सॉन्थिमर। इन सब ने क्रिस्प-पीआर को डिस्कवर किया। आई एम सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है दोस्तों, तो ओके, इन सब ने क्रिस्प-पीआर को डिस्कवर किया है। कहीं ना कहीं बैक्टीरियल एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को पढ़ा है। आपको पता है ना, सुपर बैक्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये क्या करते हैं? इनके ऊपर जो भी दवाई आप इस्तेमाल करते हो ये इस दवाई के प्रति इम्यून हो जाते हैं। कैसे इम्यून हो जाते हैं? क्योंकि ये अपने इम्यून सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं अपने जीन पूल के थ्रू। तो भाई इस जीन पूल को एडिट करने की बात की गई इस क्रिस्प-पीआर में। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आ जाते हैं प्ले में, जिनका नाम है, लिथुनियन बायोकेमिस्ट है ये, विर्जीनियस सिक्सनेस। ये 2012 में विर्जीनियस सिक्सनेस, इन्होंने क्या दिखाया? इन्होंने दिखाया कि Cas9 could cut purified DNA in a test tube, the same discovery for which both Charpentier and Doudna was given the credit. कुल मिला के 2012 में विर्जीनियस सिक्सनेस ने 2012 में दिखाया कि Cas9 टेक्नोलॉजी को कैसे डीएनए को काटने में मदद ली जा सकती है एक टेस्ट ट्यूब में। अब यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया कि भैया आपने शार्पेंटियर और डॉडना को तो इनाम दे दिया, सिस्किनिस को क्यों नहीं दिया? ये भी तो उतने ही ज्यादा इन्वॉल्व थे रिसर्च में। और चूंकि अल्फ्रेड नोबेल का जो ये नोबेल प्राइज है उसमें ये बोला गया है कि एक प्राइज को मैक्सिमम 3 इंडिविजुअल्स को दिया जा सकता है, तो आपने सिस्किनिस को ये प्राइज नहीं दिया, डॉडना शार्पेंटियर को ये प्राइज दे दिया। इससे भाई डिस्कशन तो उठेगा। इसमें खास बात दोस्तों ये है कि सिस्किनिस ने शार्पेंटियर और डॉडना के साथ एक और अवार्ड जीता है, जिसको बोला जाता है कावली प्राइज फॉर नैनो साइंस इन 2018। तो कहीं ना कहीं इस कावली प्राइज ने तीनों को रिस्पॉन्सिबल माना इस खोज के लिए, बट नोबेल कमिटी ने केवल शार्पेंटियर और डॉडना को रिस्पॉन्सिबल माना Cas9 प्रोटीन के लिए। Cas9 प्रोटीन क्या करता है? इट कट्स अ पीस ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल पीस ऑफ आरएनए। आरएनए की मदद से डीएनए को कट कर रहा है और एक जीन एडिटिंग टूल की तरह ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। अब यहां पे सिस्किनिस के साथ और भी बहुत से नाम आ रहे हैं, जैसे कि एक पर्सन है जिसका नाम है फेंग जान। ये ब्रॉड इंस्टीट्यूट ऑफ एमआईटी हार्वर्ड के, बस आप कहानी की तरह सुनते जाइए, नाम आपके किसी काम के नहीं है। फिर एक जॉर्ज चर्च है हार्वर्ड के, ये भी इन्वॉल्व थे जेनोम साइंस मेथड्स में। इन्होंने भी काफी कुछ किया था, इन्वेंशन किया था इन जीन एडिटिंग टेक्निक्स का, बट इनको भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। कुल मिला के बात दोस्तों ये है कि शायद वुमेन को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देने की बात की जा रही, क्योंकि अगर आप पिछले साल के नोबेल के केमिस्ट्री प्राइजेस को देखोगे तो एक मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑफ साइंस है। सिर्फ मेल्स को ही ज्यादातर ये इनाम मिले, लेडीज को नहीं मिले। तो शायद यहाँ पे लेडीज को इंपॉर्टेंस देने के लिए शार्पेंटियर और डॉडना को ये इनाम दिया गया और सिस्किनिस को शायद ये इनाम नहीं दिया गया। आज की डेट में आप देखोगे दोस्तों, क्रिस्प-पीआर एक हाउस होल्ड नेम बन गया है। बहुत सारी चीजों में क्रिस्प-पीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में क्रिस्प-पीआर टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया अभी भी बहुत दूर है जीन एडिटिंग को यूटिलाइज करने में। अभी इंडिया में जीन एडिटिंग का यूटिलाइजेशन किस तरीके से शुरू होगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। क्या कोई एक रोग इंडिविजुअल, क्या कोई एक अनएथिकल प्रैक्टिस चाहिए इंडिया में इस चीज का इस्तेमाल करने के लिए? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2018 में एक चाइनीज साइंटिस्ट थे, हे जिंगकुई। हे जियांगकुई ने क्या किया
कि एक माँ का जो वॉर्म था, उस वॉर्म के अंदर जो बच्चा था, उस बच्चे में ये क्रिस्पियर कैस9 सिस्टम को, मतलब ह्यूमन एम्ब्रियो सिस्टम में सीधे सीधे क्रिस्पियर कैस9 सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। बाद में ट्विन गर्ल्स का बर्थ हुआ। जब उस साइंटिस्ट से पूछा गया आपने क्या किया, तो उसने बोला कि भाई मैं इस बात को इंश्योर कर रहा था कि इन बच्चों को HIV ना हो। इस चीज का बहुत इंटरनेशनल फ्योरर हुआ। सबने बोला कि भाई देखिए ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी बनाई गई है, बट दिस इज फ्रॉम सम स्पेसिफिक पर्पस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के एम्ब्रियो में घुस के कुछ ना कुछ कांड करने लग जाओगे। अरे किसी को बीमारी है तो आप ठीक करो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, किसी को कैंसर हो, एग्रीकल्चर में कुछ आपको नई स्पेशीज बनाना हो, तो आप इसके लिए इस्तेमाल करिए। आप कहीं पे भी इस्तेमाल करने लगोगे क्या? ये तो अनएथिकल यूज है। तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी ताकत है जिसके एथिकल यूज की डिमांड उठ रही दुनिया भर में WHO से भी। अभी बात यह है कि जब बात आती है इंडिया की, इंडिया में इस चीज को कैसे यूज किया जाएगा। इंडिया में अगर प्रेजेंट पॉलिसीज को देखा जाए, बहुत सारे रूल्स और गाइडलाइंस है, जैसे कि रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स सेल 1989। इसको नोटिफाई किया गया था किसके अंदर? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। ये क्या रेगुलेट करता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। फिर ये एक्ट हो गया, उसके साथ साथ नेशनल एथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स 2017, ये हो गया बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। फिर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च रेगुलेशन बिल, ये सब रेगुलेट करते हैं जीन एडिटिंग प्रोसेस को। अब बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि इन सारे रूल, नियम, कानूनों जो भी मैंने अभी आपको बताए, कहीं पे भी जीन एडिटिंग सीधे सीधे नहीं लिखा है। लेकिन जो इनकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज में क्या लिख रखा है? मॉडिफिकेशन, डिलीशन और रिमूवल ऑफ पार्ट्स ऑफ हेरिटेबल मटेरियल। अभी ये मॉडिफिकेशन, डिलीशन और रिमूवल ऑफ पार्ट्स ऑफ हेरिटेबल मटेरियल मतलब जीन एडिटिंग। तो कहीं ना कहीं इन सब नियम कानूनों में जीन एडिटिंग के बारे में बात कही गई है, बट इनडायरेक्टली कही गई है, सीधे सीधे जीन एडिटिंग को इस्तेमाल नहीं किया गया है। जीन एडिटिंग को होलिस्टिक तरीके से इन सारे नियम कानूनों में जोड़ने की जरूरत है, और एक प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड डिबेट होनी चाहिए, एक साइंटिफिक कम्युनिटी पैनल बनना चाहिए जो इस चीज पे प्रॉपर स्टडी करे रिस्पॉन्सिबल तरीके से, ग्लोबल मेडिकल फर्टिनिटी को अपने ये कॉन्फिडेंस में लेके। जैसा कि आपने बता रखा है ना कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन और डिलीशन और जो रिमूवल वाली चीज है, ये आपकी जीन एडिटिंग में आती है। तो भले ही इन सब नियम कानूनों में जीन एडिटिंग, जर्म लाइन एडिटिंग सीधे सीधे नहीं लिखा है, बट दे आर एम्बेडेड इन इट। तो भैया इंडिया में अनएथिकल तरीके से जीन एडिटिंग शुरुआत हो, इससे पहले ही सरकार को इन सारे नियम कानूनों को चेंज करके एथिकल तरीके से इन सब चीजों के इस्तेमाल को प्रमोट करने की बात यहां पे करी जा रही है। ओके, आगे बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। 2020 का फ्रेंच ओपन किसने जीता? नडाल साहब ने जीता। ये जो 2020 का फ्रेंच ओपन था, ये पहले के एडिशन से थोड़ा अलग था। कैसे अलग था? कोविड-19 पैंडेमिक ने इंश्योर किया कि भैया पेरिस में गर्मियों के समय पे होता था ये आपका फ्रेंच ओपन। इस समय ऑटोमनल कोल्ड और रेन के समय पे हुआ। तो भैया कोविड-19 के चक्कर में जो नॉर्मल शेड्यूल था फ्रेंच ओपन के होने का, वो शेड्यूल बिगड़ गया। फिर जिन कोर्ट का इस्तेमाल किया गया वहीं नए रिट्रैक्टेबल रूफ्स थे, लाइट्स के अंदर गेम हो रहा था, बॉल को भी स्लो और हैवी बोला जा रहा था। तो कुल मिला के यहाँ पे जो कंडीशंस थी जिसमें 2020 का फ्रेंच ओपन हुआ है, वो अलग थी। एक चीज जो नहीं बदली वो ये थी कि राफेल नडाल ने लगातार 13वीं बार, मतलब 15 साल में 13 बार जीता ये फ्रेंच ओपन, जिसको बोला था कॉपेस डेस मॉस्कोटर्स, ठीक है। और इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच को यहां पे हरा दिया। नडाल साहब जो भी रिसेंटली कुछ दिन पहले क्वार्टर फाइनल में हारे थे, वो यहां पे जीत गए हैं और उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 को हराया है, नोवाक जोकोविच को। तो कुल मिला के बात यहां पे ये है कि देखिए नोवाक जोकोविच को भी हराना बहुत मुश्किल काम है। नोवाक जोकोविच एक ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि लगातार 5 स्ट्रेट ग्रैंड स्लैम फाइनल्स जीतते हुए आए हैं, वो हारे नहीं हैं। और इनका इस वाले चीज, मतलब इवेंट में हारना राफेल नडाल के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है। तो हो सकता है कि 2021 राफेल नडाल के लिए बहुत अच्छा हो। तो फ्रेंच ओपन 2020 किसने जीता? ये जीता आपका नडाल साहब ने। चेंजेस क्या थे? चेंजेस ये थे कि हल्का फुल्का ऑटोमनल सर्दियों में हुआ, नॉर्मल गर्मियों में होता था। तो ये एक मेजर चेंज था। नेक्स्ट बात करते हैं द पर्पस ऑफ प्रोटेस्ट की। भैया यहाँ पे क्या बात कही जा रही है? वही भैया जो एक न्यूज बहुत ज्यादा चल रही है, शाहीन बाग वाला जो इशू था वो दब गया था, फिर से उठ गया है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई देखिए, आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आपका प्रोटेस्ट किसी और के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं करना चाहिए। तो आपने प्रोटेस्ट किया और आप धरना दे के बैठ गए, आपने चक्का जाम कर दिया, सड़क जाम कर दिया, तो लोगों का मूवमेंट ब्लॉक हो गया। उन्हीं में से कोई एक पर्सन उठा और उसने यहाँ पे जाके बोला कि नहीं भाई, हमारे लोगों के मूवमेंट को आप ब्लॉक कर रहे हो। जिन लोगों के मूवमेंट को ब्लॉक किया था, जो ट्रैफिक ब्लॉक हुआ था, उसमें से एक पर्सन ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, ये आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप रोड जाम कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे मोड एंड मैनर को डिसाइड करना जरूरी है। द मोड एंड मैनर ऑफ डिसेंट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल कैन नॉट बी इक्वेटेड विद डिसेंट इन अ सेल्फ रूल डेमोक्रेसी। यहां पे बात आ गई सेल्फ रूल की, यानी सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कॉलोनियल टाइम्स में, अंग्रेजों के राज के अंदर हम जिस तरीके से प्रोटेस्ट करते थे और अब हम जिस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं उसमें फर्क है। ओके, अब हम एक सेल्फ रूल डेमोक्रेसी में रहते हैं। अब यहां पे सेल्फ रूल को ऑथर क्या बता रहे हैं, ट्रैप है। ऑथर महात्मा गांधी जी को कोट करके क्या बोल रहे हैं कि वी वांट इंग्लिश रूल विदाउट द इंग्लिशमैन, ही वाज ब्लंट, आई हैव नो डिजायर टू एक्सचेंज किंग लॉक फॉर किंग स्टॉक। कुल मिला के ये ऑथर यहाँ ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अंग्रेजी रूल बहुत एक्सक्रूशिएटिंग था, बहुत ज्यादा अनजस्ट था, पीछे पड़ा हुआ था। तो जितना अनजस्ट अंग्रेजी रूल है, उतना ही अनजस्ट ये करंट बीजेपी सरकार का रूल है। मतलब इन्होंने करंट बीजेपी सरकार के रूल को अंग्रेजी रूल के साथ कंपेयर कर दिया। सीधी सीधी बात है। फिर गांधी जी के स्टेटमेंट को ये और कोट कर रहे हैं, रियल स्वराज विल कम नॉट बाय द एक्विजिशन ऑफ अथॉरिटी बाय अ फ्यू, बट द एक्विजिशन ऑफ द कैपेसिटी बाय ऑल to resist authority when it is abused. In other words, Swaraj is to be attained by educating the masses to a sense of their capacity to regulate and control authority. यानी कि ये बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी साहब की स्वराज यानी सेल्फ रूल तब आएगा जब लोगों के पास ताकत होगी अपने आप को सेल्फ रूल करने की, ना कि कुछ लोगों के पास ताकत हो। अब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की कुछ एलिट्स के पास ताकत है, ये लोग हम पे रूल कर रहे हैं, हमारे पास जो सेल्फ रूल था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अभी बात यह, इसका सिंपल जवाब है दोस्तों मेरे हिसाब से, इलेक्शन जब आएंगे 2024 में, आप सरकार को हरा देना। ठीक है, ये एक चीज यहां पे निकल के आती। सरकार को क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बट सरकार को कॉलोनियल टाइम्स के साथ कंपेयर कर देना, अंग्रेजों के साथ कंपेयर कर देना, ये कहां तक सही है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है, जो स्टेटमेंट का मतलब है, अगर आपको कुछ भी उठा के सरकार को क्रिटिसाइज करना ही है तो फिर तो आप करते ही चले जाओगे, फिर तो कोई हिसाब ही नहीं है ना यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो शाहीन बाग के लोग थे, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट बातचीत कर रहे थे, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट आपका ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब बात ये है कि यहाँ पे ऑथर साफ साफ बोल रहा है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट के अंदर जो हुआ है वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है, एकदम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के वायलेशन में। चलिए ठीक है, ये ऑथर का अपना व्यू पॉइंट है। इसके अगेंस्ट शाहीन बाग के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, चलिए ये भी शाहीन बाग के लोगों का हक है। लेकिन यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट था ये बिल्कुल सही था। ठीक है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे जहां पे नॉर्मल लाइफ बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। दूसरा एक पॉइंट यहां पे और पुटअप कर रहे हैं ऑथर, वो पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ था तो जिस रोड पे ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग बैठे थे वो तो ठीक है, उसके आसपास की कुछ और रोड्स को पुलिस ने इंटेंशनली ब्लॉक कर दिया था। अब ऑथर यहां पे ये बोल रहे हैं कि आसपास की जो 2-3 रोड्स हैं उसको पुलिस ने इंटेंशनली इसलिए ब्लॉक किया था कि पूरा का पूरा ट्रैफिक रुक जाए। जब पूरा का पूरा ट्रैफिक रुक जाएगा तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शाहीन बाग वाले लोगों के ऊपर आ जाएगी। अब ये बात जो ऑथर ने यहाँ पे बोली है, ये कितनी सच है कितनी गलत है, इसके बारे में ना आप बोल सकते हो दोस्तों, ना मैं बोल सकता हूँ। कोई वहां पे हो तो बात अलग है, मैं तो 100% नहीं वेरीफाई कर सकता हूं। अगर ऑथर ये बात सही बोल रहा है तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि मैलेफाइड था पुलिस की तरफ से भी, यानी कि पुलिस ने अगर इन प्रोटेस्ट के चलते अल्टरनेट रूट्स को भी अगर ब्लॉक किया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंस्टिगेशन तो किया है। ऑथर साफ साफ पुलिस के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि जिस रोड पे शाहीन बाग वाले प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे थे उस रोड से अल्टरनेटिव रास्ते भी थे, बट उन अल्टरनेटिव रास्तों को पुलिस ने ब्लॉक कर दिया ताकि पुलिस सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन शाहीन बाग वालों के ऊपर डाल सके कि भैया ये चक्का जाम करके बैठे हैं, बट एक्चुअली में रोका किसने था, पुलिस ने रोका था। तो यहां पे पुलिस एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन लोगों को पॉन बनाना चाहती थी, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं। फिर साथ साथ बात यहां पे ये है कि जो रूलिंग पार्टीज के मिनिस्टर हैं वो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, पब्लिक में जाके स्पीच दे रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे, धर्म की बातें कर रहे थे।
तो ये सब बातें हो रही हैं। तो अब ये तो देखिए सुनने में आया था कि कुछ मिनिस्टर्स थे रूलिंग पार्टी के जो जाके भड़काऊ भाषण दे रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। तो यहां पे इन्वॉल्वमेंट है पुलिस का। जब ये बवाल शुरू हुआ था सड़कों पे, यानी कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, तो बहुत सीवियर रिप्रेशन हुआ। तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीवियर रिप्रेशन हुआ, पुलिस एक्शन हुआ। वहां पे जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरी तरीके से इन लोगों को सप्रेस करना शुरू किया, तो कुछ सीनियर लॉयर्स हैं जैसे इंदिरा जयसिंह और कॉलिन गॉन्जल्वेस, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि देखिए सर, ये एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से लोगों को दबा रहा है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पहले सड़कों पे हो रहा है वायलेंस को बंद करवाइए, तब हम पुलिस को रिस्ट्रेन करेंगे। अगर हम पुलिस को रिस्ट्रेन कर देंगे और सड़कों वाला वायलेंस होता रहेगा तो लोगों की जान तो खतरे में आ जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो कुल मिला के ऑथर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पे लोगों के राइट्स को बचाने से मना कर दिया। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट को यहां पे क्रिटिसाइज करना एक बहुत मेजर चीज है। और चूंकि जो भी शाहीन बाग प्रोटेस्ट में हुआ है, जो पॉपुलर पिक्चर में सामने आ रहा है, उसकी वेरासिटी को भी हम लोग नहीं सही कह सकते, क्योंकि आथर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आसपास की रोडों को पुलिस ने चक्का जाम कर दिया था। तो अगर ये बात सच है तो कहीं ना कहीं ये बात भी सच हो जाती है कि हाँ भाई, पुलिस इन्वॉल्व थी रेबेलियन को इंस्टिगेट करने में। तो यहाँ पे अपने रिस्पॉन्स को बैलेंस रखिएगा। हो सकता है शाहीन बाग प्रोटेस्ट से रिलेटेड आपके पास यूपीएससी में कोई क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो मुश्किल है, इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी में आते नहीं है। बट कहीं पे भी अगर आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप किसी भी धर्म के हो, आपकी कोई भी व्यू पॉइंट हो, आप रूलिंग गवर्नमेंट का सपोर्टर हो चाहे ना हो, अपने रिस्पॉन्स को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रखिएगा, न्यूट्रल रखिएगा। किसी भी तरीके से अपने रिस्पॉन्स में किसी बायस को शो मत करिएगा। अगर आप अपने रिस्पॉन्स में बायस को शो करेंगे, भैया आपके नंबर कट जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, फाइनल चलते हैं। टुवर्ड्स क्लीनर एयर इन दिल्ली, कंट्रोलिंग एमिशंस, रिड्यूसिंग प्राइवेट व्हीकल्स एंड इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कुड हेल्प। दिल्ली के पॉल्यूशन की स्थिति तो देखिए दुनिया को पता है। हर साल दिवाली के फायरवर्क्स जब जलते हैं तो दिल्ली में भैया एक हेज सी छा जाती है। एयर पॉल्यूशन से जो हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा खतरे में कौन होते हैं? चिल्ड्रन, एल्डरली, या फिर वो लोग जिनको कोई ऑलरेडी बीमारी हो। इस बार जो रिस्पाइट है पॉल्यूशन से वो थोड़ा बहुत है, क्योंकि कोविड-19 के चलते इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई, लॉकडाउन लग गया, गाड़ियां चलनी बंद हो गई, जो हवा थी वो थोड़ी इंप्रूव होने लगी। लेकिन बात दोस्तों ये है कि अब कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन खुल रहा है उसके चलते फिर से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अभी पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो भी प्ले में आ चुकी है। बहुत सारे एंटी पॉल्यूशन कैंपेन्स को लॉन्च किया गया है। थर्मल प्लांट से जो डेडली स्मोक निकल रही है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे थर्मल प्लांट्स को बंद करने की बात की जा रही है जो कि पुराने हो चुके हैं। जो ईंटे की भट्टियां काम करती हैं दिल्ली के आसपास के इलाकों में, उनको बंद करने की बात की जा रही है, रेगुलेट करने की बात की जा रही है। और साथ साथ पंजाब हरियाणा में जो स्टबल बर्निंग होती है, जिसके चलते विंड की वजह से बहुत सारा जो हेज है और गंदगी है वो दिल्ली पहुंच जाती है, इसको रेगुलेट करने की बात की जा रही है। अगर आप दिल्ली के कोविड-19 से पहले के पॉल्यूशन को देखोगे तो बहुत ही बुरा था। जो पर्टिकुलेट मैटर होता है ना, पीएम 2.5 और पीएम 10, भैया ये बहुत ज्यादा था, नेशनल स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा था। और दिल्ली की जो एयर थी ना वो टॉक्सिक हो चुकी थी। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की तो हाई कंसेंट्रेशन हवा में तैर रहे थे। और इन सब चीजों को कंपाउंड कौन कर देता है? लैक ऑफ विंड। जब विंड चलती है तो पॉल्यूशन थोड़ा डिस्पर्स हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन पानी बरसता नहीं सर्दियों के टाइम पे। उसके बाद भैया हवा चल नहीं रही है तो वो जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली में कंसंट्रेट होकर रह जाता है। अभी आप बोलोगे अगर हवा चलेगी तो पॉल्यूशन कहीं और चला जाएगा तो लोगों को तो अफेक्ट करेगा, बिल्कुल अफेक्ट करेगा। लेकिन जो दिल्ली में हेल्थ इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि दिल्ली की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना वो बहुत ज्यादा है। अगर सॉल्यूशन की बात की जाए, अगर दिल्ली में आपको पॉल्यूशन को कम करना है तो आपको एक चीज पे बहुत ध्यान देना होगा। द दिल्लीज लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन विल डिपेंड इंपॉर्टेंटली ऑल्सो ऑन एबेटिंग एमिशंस फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से जो एमिशंस होते हैं, जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां तेल फूकती हैं, इनसे जो एमिशंस होते हैं इनको बहुत ज्यादा कट करने की जरूरत है। अगर इस चीज पे हम प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो हम एयर पॉल्यूशन को कट कर सकते हैं फ्रॉम ऑल सोर्सेज कंबाइंड बाय 1/4 to 1/3 बाय 2025। ओके, मतलब कि ओवरऑल जो पॉल्यूशन हो रहा है हर सोर्स से, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो ब्रेक क्लेंस हो, चाहे वो स्टबल बर्निंग हो, चाहे वो आपका ये जो ट्रांसपोर्ट है जिससे पेट्रोल डीजल का एमिशन होता है इससे,
अगर हम सारे सोर्सेज को कंबाइन करके एक होलिस्टिक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को रोक के, पावर प्लांट को मैनेज करके, हर चीज को करके पॉल्यूशन को रोकने की कोशिश करें, तो 2025 तक हम लोग 25% से लेके 33.33% तक पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भाई बहुत जबरदस्त विल पावर की जरूरत है, बहुत जबरदस्त नेशनल प्रोग्राम की जरूरत है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली नीड्स अ 65% रिडक्शन टू मीट द नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर पीएम 2.5। दिल्ली में 65% पॉल्यूशन कम होना होगा अगर पीएम 2.5 के जो एयर स्टैंडर्ड्स हैं वो वापस आए। फिर अगर व्हीकल्स इंक्लूडिंग ट्रक्स एंड टू व्हीलर्स की आप बात कर लिए तो ये 20 to 40% ऑफ द पीएम 2.5 के कंसंट्रेशन को मैनेज करते हैं। तो अगर आप व्हीकल को पूरी तरीके से हटा भी दोगे तो भी दिल्ली में पीएम 2.5 की पॉल्यूशन, ये जो प्रॉब्लम है, ये सॉल्व होने वाली नहीं है। अगर व्हीकल एमिशंस को टैकल करना है तो कुछ ऐसी सिचुएशंस को दुनिया भर से आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे बैंकॉक में व्हीकल पॉल्यूशन एक समय पे बहुत ज्यादा था, बीजिंग में व्हीकल पॉल्यूशन एक समय पे बहुत ज्यादा था, मैक्सिको सिटी में व्हीकल पॉल्यूशन एक समय पे बहुत ज्यादा था। इन सारी सिटीज ने कुछ इनोवेटिव आइडियाज को डिप्लॉय किया है, तब जाके ये अपने पॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम से लड़ पाए हैं। यहां पे एक 3 पार्ट एक्शन की जरूरत है, जहां पे एमिशन स्टैंडर्ड्स को भी लेके आना है कि भाई भारत जैसे कि फॉर एग्जांपल बीएस फोम नॉर्म्स वाली गाड़ियां चलेंगी तो जो सल्फर का एमिशन होगा, नाइट्रोजन का एमिशन होगा गाड़ी से, वो कम होगा। तो एमिशन स्टैंडर्ड्स वाली गाड़ी चलाएंगे तो गंदी हवा कम जाएगी बाहर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलेंगे तो अपने व्हीकल्स नहीं निकालेंगे, अपने व्हीकल्स नहीं निकालेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निकालेंगे तो भाई इलेक्ट्रिसिटी से चीजें हो रही होंगी, और इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग रेन्यूएबल एनर्जी से बना सकते हैं, सोलर से बना सकते हैं, विंड से बना सकते हैं, तो पॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो 3 पार्ट्स में चीजों को करने की बात की गई। पहले एमिशन स्टैंडर्ड, सबसे पहले तो ये जरूरी कि पूरे देश में जो एमिशन स्टैंडर्ड्स है इनको इंप्लीमेंट किया जाए, और सबसे पहले दिल्ली में इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है ना। तो भैया ये जो बीएस फॉर्म नाम से इनको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करके आप इंप्लीमेंट करिए, सबसे पहले इमरजेंसी बेसिस पे दिल्ली में इंप्लीमेंट करिए। दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो इस आर्टिकल में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स की बात की जा रही है, जो कि बोगोटा, जो कि आपका कोलंबिया में, मैक्सिको सिटी, इस्तांबुल, जोहान्सबर्ग, यहाँ पे बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलते हैं। भैया यहाँ पे जबरदस्त तरीके से वहां की सरकारों ने इन्वेस्टमेंट किया है। कहीं ना कहीं इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि शुरुआत में जब आप बसेस को एक मैसिव बेसिस पे खरीदते हो तो खर्चा भले ही ज्यादा होता है, बट उसके लॉन्ग टर्म जो फायदे हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार दिल्ली की गवर्नमेंट को बोला है कि आप अपनी बस फ्लीट को बढ़ाइए और इसको मेट्रो नेटवर्क के साथ अलाइन करिए। कैसे? कि भैया एक ही कार्ड से आप बस की भी पेमेंट कर सको, एक ही कार्ड से आप मेट्रो की भी पेमेंट कर सको। जो ऑड इवन नंबर वाली पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है, उसको आप लंबे समय तक लागू करिए, उसके अगेंस्ट कोई भी आप एक्सेप्शन मत रखिए। तो अगर ऑड इवन वाली पॉलिसी आप रखते हो तो जिनके पास ऑड व्हीकल्स हैं वो इवन वाले दिन ऑब्वियस सी बात उनके पास कोई चॉइस नहीं बढ़ेगी, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही जाएंगे। तो इससे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यूजेज है वो बढ़ेगी। एक बार वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने लगेंगे तो उनकी गाड़ी चलाने की आदत छूट जाएगी, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को एक बहुत मैसिव स्केल पे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। फिर फाइनल चीज जो यहां पे करनी है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत पोटेंशियल तरीका है पॉल्यूशन को कम करने का। प्रॉपर तरीके से सब्सिडीज और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। दिल्ली गवर्नमेंट की एक 3 साल की पॉलिसी है जिसमें उन्होंने बोला है कि हम हमारे यहाँ पे जितने भी नए व्हीकल्स रजिस्टर हो रहे हैं 2024 तक हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि 25% ऑफ द व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। बट कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक पैन इंडिया स्केल पे लागू करने की जरूरत है। फिर पॉल्यूशन कंट्रोल में सिटीजन पार्टनरशिप होना चाहिए, मीडिया का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ये मीडिया रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत वाले केस को छोड़ के पॉल्यूशन की चीजों पे भी ध्यान लेके आए, उस पर उतना लोगों का ध्यान नहीं जाता है। सेंट्रल पॉल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है उसका प्रोएक्टिव लेवल पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हालांकि इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, बट कहीं ना कहीं जो पब्लिक, जो दिल्ली में हवा की हालत है ना, दैट इज वेरी मच इक्वल टू अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ इमरजेंसी, और इमरजेंसी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सेज को डिप्लॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आई होप मैंने जो कुछ भी आपको इस वीडियो में बताया दोस्तों आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। गुड बाय।